शुरू करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था जो कुछ इस तरह से था ax² प्लस bx प्लस c। जब इस पॉलिनोमियल को आप ज़ीरो से इक्वेट कर देंगे तो ये क्या हो जाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या है, उसे कैसे पहचाना जाता है, तो उसका क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज में 4.1 में दिया गया है और हम देखेंगे कि इसको किस तरह से पहचानते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या होता है कि जो ABC हैं, A, B एंड C आर रियल नंबर। क्या होते हैं ये? रियल नंबर्स होते हैं। ए बी सी की जगह आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, रूट में हो सकता है, अपॉन में भी हो सकता है। और ये जो x² है, ये जो x का टर्म है, इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए आपकी? 2 होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो टर्म है ये हमारा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। और जो a है वो a कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो, ठीक है। सिर्फ a नहीं हो, b और c अगर 0 होते हैं तो भी हम क्या कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर a 0 के इक्वल हो गया तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी, क्योंकि अगर a 0 कर देंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया। तो यहाँ पे आप डिग्री देखेंगे तो यहाँ पे डिग्री कितनी आ रही है? 1। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितनी होनी चाहिए आपकी? 2, ठीक है। मैक्सिमम जो पावर होनी चाहिए इक्वेशन की वो क्या होनी चाहिए आपकी? 2 होनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद अब हम देखेंगे कुछ इक्वेशंस और उनको पहचानेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो x² - 2 = 0। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो क्या हम कहेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो इसको हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए आपके पास इस टर्म का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये टर्म आपके पास है, अगर ये सिंगल टर्म भी अवेलेबल है तब भी हम कहेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये दोनों टर्म में से कोई एक टर्म है या दोनों ही नहीं है तब भी हम क्या कहेंगे? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये हमारी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपके पास ये टर्म है x² = 0, तो देखिए यहाँ पे ये जो x² वाला टर्म है ये रहा, ठीक है। तो ये टर्म अवेलेबल है तो हम कहेंगे x² = 0 इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर ये है आपके पास 5x + 3 = 0, तो 5x + 3 = 0 अगर आपसे पूछा जाए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तब आप क्या करोगे? ये देखोगे कि इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है? 1 आ रही है। और 1 पावर जो होती है वो किसकी होती है? लीनियर इक्वेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो कुछ एग्जांपल्स हम और देखेंगे और जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम कैसे पहचानेंगे और किस तरह से हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जिसमें हमारा पहला एग्जांपल है x² + 6x - 4 = 0। तो इस इक्वेशन को अगर जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे x² + 6x - 4 जो है यहाँ पे डिग्री 2 है, ठीक है। और ये जो x के टर्म्स हैं, ये आपके रूट में नहीं होने चाहिए, ठीक है। किस में नहीं होने चाहिए? रूट का मतलब रेडिकल साइन में नहीं होना चाहिए। मतलब इनकी जो पावर है वो आपकी फ्रैक्शन में ना हो। कैसे? x की पावर अगर 1/3 है, या x की पावर 1/2 है, या √x लिखा हुआ है, या x की पावर -1 है, या x की पावर 2/3 है, या x की पावर -2/3 है। तो इस तरह की जो पावर होंगी वो आपकी वैलिड नहीं होंगी। अगर इस तरह की पावर किसी इक्वेशन में है तो वो इक्वेशन या पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो पावर होती है, जो n से हम डिनोट करते हैं, ये हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होती है। तो यहाँ पर इसका पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये फ्रैक्शन में है, निगेटिव है, तो ये हमारी वैलिड नहीं होगी और हम कहेंगे कि इक्वेशन भी नहीं होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किसी भी इक्वेशन की अगर बात करेंगे तो वो कोई भी इक्वेशन हमारी नहीं होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे √3x² - 2x, तो ये तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब है √3x² - 2x + 1/2 = 0। तो यहाँ पे हमने देखा कि सबसे बड़ी पावर जो है वह 2 है। x जो वेरिएबल हैं उनकी भी जो पावर है वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। और ये जो √3 है, रूट जो लगा हुआ है वो वेरिएबल पे नहीं लगा है, वो किसके ऊपर लगा हुआ है? a के ऊपर। a क्या है? ये रहा, ठीक है। तो a क्या है? हमारा रियल नंबर है, तो √3 रियल नंबर है हमारा। तो √3 से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ ये देखना है कि जो वेरिएबल हैं, ठीक है,
इसके ऊपर जो पावर हो वो क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू हो, उसके ऊपर कोई रूट का साइन नहीं होना चाहिए, और ये जो x है वो अपॉन में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपॉन में अगर होगा जैसे कि 1/x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1, तो वही चीज़ आ गई यहाँ पे, निगेटिव पावर आ रही है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब बात आती है थर्ड इक्वेशन की। तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन को हम देखेंगे तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। x² + 1/x² = 5, यहाँ पे एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा तो ये इक्वेशन आ गई सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ पे इक्वेशन जब ये आई है तो यहाँ पे पावर आप देखेंगे जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर 4 है तो इसलिए यहाँ पे ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, यहाँ पे 2 होनी चाहिए, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका x - 3y(x) = x², तो इसे भी सॉल्व करते हैं। x - 3y(x) = x², तो देखिए एलसीएम आ गया आपका x² - 3/x = x² एंड x² - 3 = x³ एंड x² - x³ - 3 = 0। तो ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है। अच्छा, इसे देखिए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो x² है 2x है, -√x है, -5 है, तो ये हाईएस्ट पावर है वो तो 2 है। ठीक है, बट एक बात बताई थी कि जो x है वो आपका रूट में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए x रूट के अंदर है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब आता है आपका 6 पार्ट। तो 6 पार्ट में आप फॉर्मूला लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको पहले पूरा एक्सपेंड करने के बाद हम चेक कर पाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे x + 2 का होल क्यूब है, a + b का होल क्यूब, इसको एक्सपेंड कीजिए तो ये हो जाएगा आपका a³ + b³ + 3ab एंड a + b = x³ - 4। ठीक है, तो x³ से x³ आपका कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका 8 + 6x ब्रैकेट x + 2 = -4 और 8 प्लस ये हो जाएगा 6x² + 12x = -4 और -4 इधर शिफ्ट हो जाएगा और इसको हम लिखेंगे जनरल फॉर्म में, तो ये हो जाएगा =0 एंड 6x² + 12x + 12 = 0। यहाँ पे आप 6 कॉमन भी ले सकते हैं और यहाँ पे आप जब देखेंगे इसको सॉल्व करने के बाद हमको पता चलता है कि ये जो फॉर्मूला आया, सॉरी इक्वेशन आई हमारी, तो ये इक्वेशन हमारी हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, x के ऊपर कोई भी नेगेटिव पावर नहीं है, कोई रेडिकल का साइन नहीं है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे इसको देखते तो ये कहते कि सर यहाँ पे x की पावर 3 है, तो हम इस तरह से हम अभी नहीं बता सकते, इसके लिए हमको क्या करना होता है, इसको सॉल्व करना होता है। सॉल्व करने के बाद एक्सपेंड करने के बाद हम बताएंगे कि x की पावर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि आप इन सभी इक्वेशन को चेक करके बताइए कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी इक्वेशन नहीं है। तो इन सबको हम सॉल्व करके देखते हैं कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो पहला एक पार्ट है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का, वो ये है कि x + 1 होल स्क्वायर = 2 × x - 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x + 1 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x² + 1 + 2x एंड 2x - 6 और ये हो जाएगा आपका x² और 2x से 2x चला जाएगा, आपको दोनों पॉजिटिव हैं और अपोजिट साइड में है, -6 इधर आ गया तो ये हो जाएगा +7 = 0। तो ये आपकी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसी तरह सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट है x² - 2x = -2 एंड 3 - x। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका x² - 2x, ये हो जाएगा -6 + 2x, ये हो जाएगा x² - 2x, ये 2x इधर आएगा, माइनस का 2x हो गया और ये प्लस का 6, तो x² - 4x + 6 = 0। तो ये भी क्या हो गया, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब है आपका थर्ड पार्ट x - 2, इसको रफ कर लेते हैं।
x माइनस टू, थर्ड पार्ट है x माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। देखिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा माइनस टू एक्स और ये हो जाएगा माइनस का टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स एंड माइनस का थ्री। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स बचा, ये माइनस टू और ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस एक्स टू एक्स और वो हो गया आपका माइनस थ्री। तो टू एक्स इधर आएगा तो माइनस एक्स माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस टू, ये हो गया माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया एंड थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये वन इधर आ गया, माइनस वन हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो डिग्री है वो क्या है, x की वन है हाईएस्ट डिग्री, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ये कौन सी इक्वेशन होगी, लीनियर। तो हमसे लीनियर पूछ ही नहीं है, हमसे ये पूछा है सिर्फ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, चेक करो। तो ये हो जाएगा आपका नो, दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट है एक्स माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स टू एक्स स्क्वायर हो गया ये और ये हो गया आपका प्लस एक्स माइनस का सिक्स एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। ठीक है, अब इसके बाद इन सबको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस का फाइव एक्स माइनस थ्री और ये इधर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, फाइव एक्स एंड माइनस फाइव एक्स ये हो गया टेन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपकी साफ साफ दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, अब फिफ्थ पार्ट चेक करते हैं। फिफ्थ पार्ट में देखिए टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस वन। तो ये हो गया टू एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस का फाइव। इसके बाद ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री और ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और ये फोर एक्स बचा यहाँ पे, इधर आ जाएगा तो माइनस का फोर एक्स हो गया एंड माइनस फाइव इधर आएगा तो प्लस का फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। देखिए टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा एक्स स्क्वायर, सेवन एक्स एंड माइनस फोर एक्स, माइनस सेवन एक्स माइनस फोर एक्स कितना हो गया, माइनस का 11x एंड थ्री प्लस फाइव हो गया आपका 8 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये भी क्या हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। फिफ्थ पार्ट है टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव एंड एक्स माइनस वन। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स एंड प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस का फाइव। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये बचा आपका माइनस प्लस फोर एक्स माइनस फाइव, इधर शिफ्ट कर दीजिए इसको, टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा सेवन एक्स एंड माइनस फोर एक्स माइनस 11x एंड फाइव और थ्री प्लस एट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। ठीक है, फिफ्थ पार्ट। अब देखते हैं इसका सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर एक्स। तो एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया आपका, ये बचा थ्री एक्स प्लस वन और ये माइनस फोर प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। थ्री एक्स एंड फोर एक्स सेवन एक्स,
ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या है, हाईएस्ट 1 है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी और ये हमारी थी। तो 7 पार्ट है, x + 2 का होल क्यूब ओपन कीजिए, हो जाएगा a³ + b³ + 3ab एंड a + b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x³ एंड माइनस का 2x। ठीक है, तो ये हो गया आपका x³ + 8 6x हो गया, ब्रैकेट x + 2 इज इक्वल टू 2x³ - 2x। तो x³ + 8 + 6x² + 12x इज इक्वल टू 2x³ - 2x। अब इन सबको इधर शिफ्ट कीजिए, ये हो जाएगा x³ + 8 + 6x² + 12x - 2x + 2x इज इक्वल टू 0। तो क्यूब वाला टर्म एक साथ सॉल्व होगा, यहाँ बचेगा -x³ और x² वाला टर्म आपका एक ही है, तो ये हो जाएगा 6x² और x वाले टर्म 2 हैं, 12x + 2x, ये हो गया आपका 14x और ये बच्चा कांस्टेंट टर्म 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हाईएस्ट पावर आती है वो 3 आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद अब ये हमारा पार्ट रह गया अभी पार्ट 2, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सेकंड पार्ट है x² - 2x - 2 एंड 3 - x। तो x² - 2x - 6 + 2x एंड x² - 2x + 6 - 2x इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² - 4x + 6 इज इक्वल टू 0। यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है और इसके 4 पार्ट हैं और ये सभी के सभी क्या है, वर्ड्स प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड है। वर्ड्स प्रॉब्लम का मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जो पढ़ रहे हैं इसका यूज हम डेली लाइफ में या हम अपने नेचर में किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके बेस कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको हमें क्या करना होता है, फॉर्मुलेट करना होता है पूरी प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और उसके बाद फिर हमें सॉल्व करना होता है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, वो ये कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लॉट की बात हो रही है जो रेक्टेंगुलर है, तो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट हमने बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, लेंथ और ये क्या होता है, ब्रेथ। और आपको ये भी पता होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर। अब यहाँ पे कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, जो लेंथ है वो क्या है मीटर्स में, इज 1 more than twice its breadth। कुछ समझ में नहीं आया, द लेंथ ऑफ द प्लॉट 1 more than twice its breadth, इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो इसको हमें फॉर्मुलेट करना है और अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। आपसे अगर पूछा जाए, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। डायमेंशंस का मतलब लेंथ और ब्रेथ बताइए कि कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ये क्रिएट होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि हम x किसे एज्यूम करें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि जो चीज आपसे पूछी जाए, जैसे कि आपसे यहाँ पे लेंथ पूछा जाता है तो आप लेंथ को x कर लेंगे, ब्रेथ पूछा जाता है तो ब्रेथ को x कर लेंगे, बट यहाँ पे दो चीजें एक साथ हैं, तो लेंथ को x एज्यूम करें या ब्रेथ को हम x एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जो लेंथ और ब्रेथ है ये दोनों में कौन किसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ जो है वो क्या है, 1 more than twice its breadth। मतलब ये हुआ कि जो ब्रेथ है, ठीक है, ब्रेथ से लेंथ जो है ट्वाइस है और 1 more than है। अगर हमको ब्रेथ पता हो, ठीक है, तो हम लेंथ बता सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे हम कि जो लेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड है, आपकी ब्रेथ के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको ब्रेथ पता होगी तो आप लेंथ बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम ब्रेथ को x एज्यूम करेंगे। तो हमने मान लिया कि जो ब्रेथ है वो क्या है, x है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं
लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज x मीटर। ठीक है, तो जो ब्रेथ है वो x मीटर है और जो लेंथ है वो ब्रेथ के क्या है, ट्वाइस की एक ज्यादा है। मतलब जो लेंथ है वो ब्रेथ की, जैसे कि ये लेंथ हो गई आपकी और सामने ब्रेथ है x, तो ये जो लेंथ है वो ब्रेथ के क्या है, ट्वाइस का वन मोर देन है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो ब्रेथ का जो डबल होगा उसका एक ज्यादा है, कौन, लेंथ है। तो यहाँ पे आपकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 2x + 1 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ये दे रखा है एरिया। ठीक है, तो अब एरिया का फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया कितना दे रखा है हमको, 520 इज इक्वल टू लेंथ कितनी है 2x + 1 इंटू ब्रेथ कितनी है x, तो ये हो जाएगा 528 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x² प्लस x, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू होगी वो होगा हमारा ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, और जो लेंथ आएगा हमारा, जब ब्रेथ आ जाएगा x तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम, ये जो हमने लेंथ लिया है इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ भी आ जाएगा। तो यहाँ से हमको डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट पता लग जाएगा। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, क्या क्या तरीके हैं इसके, तो ये चीज़ हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ हमको क्या करना है, इनवर्स प्रॉब्लम को डिकोड करके सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मुलेट करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इक्वेशन बनानी है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमको फाइंड आउट करने हैं, जिसमें आपसे कहा गया कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 306 है। तो सबसे पहले आपको ये पता हो कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, तो कॉन्जिक्यूटिव होता है कंटिन्यूअस या लगातार। जैसे अगर एक नंबर हमने लिया 2 तो दूसरा वर्ड क्या होगा 3। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हमने पहला वर्ड जो हमने मान लिया x तो दूसरा क्या होगा x + 1। और पॉजिटिव इंटीजर्स आप अच्छे से जानते हैं, नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे, ठीक है, 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर be x and the second positive integer be x + 1। क्लियर, ये x है तो इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, x + 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, प्रोडक्ट मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना दे रखा है आपको, 306। तो x × x + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 306। मल्टीप्लाई कीजिए इसका तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू मिलेगी, जो हमें फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, और सेकंड मिलेगा जब उसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ अब देखिए थर्ड पार्ट है, रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ will be 360, we would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रोहन्स की जो प्रेजेंट एज है उसको हम क्या करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं। और हमको जो केसेस दे रखे हैं वो ये है कि जो रोहन की माँ है वो 26 साल बड़ी है किससे, रोहन से। ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट होगा, बट कब होगा, 3 साल के बाद। फ्रॉम नाउ का मतलब 3 साल के बाद जो होगा, अभी प्रेजेंट एज उनकी जो भी है, बट 3 साल के बाद जो उनकी एज होगी तब उनकी जो एजेस का प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा आपका, 360। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन
let the present age of Rohan be x years। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने प्रेजेंट एज x जो लेट की है वो रोहन की क्यों की, मदर की क्यों नहीं की। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने बताई थी आपको पिछले क्वेश्चन में कि रोहन और मदर, रोहन और उसकी माँ, उन दोनों में क्या सा रिलेशन है। मतलब जो रोहन की एज है और मदर की जो एज है वो दोनों की एज एक दूसरे से किसके ऊपर डिपेंड है। क्लियर है। तो मदर की एज क्या है, 26 साल ज़्यादा है रोहन की एज से। तो रोहन की एज हमको लेट करनी होगी क्योंकि मदर की एज रोहन की एज पर क्या है, डिपेंड करती है। अगर हमें रोहन की एज पता होगी तभी हम मदर की एज बता पाएंगे। तो इसलिए हमने क्या किया है, रोहन की एज को हमने एक्स लेट किया है, ना कि मदर की एज को। ये रीज़न था। अब इसके बाद ये जो मदर की एज होगी एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर बी। अब देखो जब प्रेजेंट एज रोहन की एक्स है तो उसकी माँ उससे 26 साल बड़ी है, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट एज ऑफ मदर होगी वो क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 26 ईयर्स। क्लियर है। अच्छा, अब द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम केस लेंगे और ये हो जाएगा 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। देखो 3 साल के बाद एज ऑफ रोहन क्या हो जाएगा, अभी उसकी कितनी है, एज ऑफ रोहन हो जाएगी एक्स प्लस 3 ईयर। प्रेजेंट एज उसकी अभी कितनी है, एक्स है, तो 3 साल के बाद क्या होगी, एक्स प्लस 3। और एज ऑफ हिज मदर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस, अभी कितनी है प्रेजेंट एज उसकी, एक्स प्लस 26। ठीक है, और 3 साल के बाद हो जाएगी प्लस 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 29 ईयर्स। क्लियर। तो ये जो प्रोडक्ट दे रखा है ये कब दे रखा है, 3 साल के बाद। तो 3 साल के बाद जो एज है रोहन की है ये और उसकी मदर की है ये, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। अब इसका इंटू कर दीजिए दोनों ब्रैकेट का, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 9 27, 88 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 360। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 32x, माइनस करेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के बाद आपको परसेंटेज मिल जाती है रोहन की और उसकी मदर की। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज जब आएंगी तो उसमें भी ये ट्रेन वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इसे बहुत अच्छे से समझना है। सिर्फ आपको फॉर्मुलेट करने से मतलब नहीं है, इसको डिकोड कैसे किया जा सकता है ये भी आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि आपको स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है और आपसे कहा गया है कि जो ट्रेन है वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। ठीक है, अगर स्पीड उसकी 8 किलोमीटर पर आवर घटा दी जाए तब उसको कितना टाइम लग रहा है, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं उसी डिस्टेंस को कवर करने में। देखो इसको समझते हैं। एक ट्रेन पॉइंट ए से आपकी चली पॉइंट बी तक, तो इसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 480 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो ट्रेन है इसकी स्पीड हमको पूछी गई है, तो इसकी स्पीड हम क्या मान लेंगे, x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए अगर इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, अब ये चल रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक और डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस लिख देता हूँ मैं 480 किलोमीटर
और जो स्पीड हमने मान ली है वो है x किलोमीटर पर आवर। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि टाइम कितना लगेगा, यहाँ पे टाइम कितना लगेगा 480/x, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इतना टाइम लगेगा आपका जब x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चलेगी और 480 किलोमीटर ट्रेवल करेगी, तो आपका टाइम लगेगा 480/x आवर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो केस 1 जो है उसमें क्या रहेगा आपका, डिस्टेंस तो यही है 480 किलोमीटर और स्पीड क्या हो गई x किलोमीटर पर आवर, और टाइम आ गया आपका t1 ले लेते हैं इसको, टाइम हो जाएगा आपका 480/x आवर। अब बात आती है केस 2 की। केस 2 में क्या है, उसकी स्पीड को क्या किया गया 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया। तो अगर उसकी स्पीड x थी तो अब उसकी स्पीड कितनी रह गई, अब उसकी स्पीड रह गई x - 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये न्यू स्पीड है। बताया गया है कि अगर हम ऐसा करें कि उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर घटा दें, ठीक है, और वो उसी सेम डिस्टेंस को कवर करे, तो कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है उसमें, 3 घंटे ज़्यादा टाइम लगेगा। कब लगेगा, जब इतनी स्पीड पे ये 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो वही है 480 किलोमीटर, और जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है x - 8 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब जो टाइम होगा, टाइम t2 होगा, वो क्या हो जाएगा 480/x - 8 आवर। ठीक है, तो ये टाइम लग रहा है। तो ये जो टाइम लग रहा है ये क्या है, 3 घंटे ज़्यादा टाइम है ये क्या है 3 घंटे ज़्यादा, किससे, इस वाले से। तो इन दोनों टाइम को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो इक्वेट जब हम करेंगे 480/x इज इक्वल टू 480/x - 8। तो ये भी टाइम है और ये भी टाइम है। ये टाइम कब है, जब स्पीड x है और डिस्टेंस ये है, और ये टाइम कब है, जब स्पीड x - 8 है और डिस्टेंस 480 किलोमीटर है। तो ये जो टाइम है वो क्या है, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं इस वाले से। तो दोनों टाइम को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं तो इसमें से हम 3 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये भी टाइम पूरा क्या है आवर में, ये भी पूरा आवर में है, और 3 भी क्या है आवर में है। तो सेम इक्वेशन में सेम क्वांटिटी ही हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये आवर में है, ये भी आवर में है, तो इसमें से हमने 3 आवर क्या कर दिए, घटा दिए। या फिर आप क्या करोगे, दोनों के इक्वेट करने के लिए 3 इसमें आप क्या कर दो, प्लस कर दो, तो एक ही बात है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 480/x, इसको उधर लेके आएंगे, 480/x - 8 इज इक्वल टू -3। इसे रफ कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, एलसीएम का बाद में सोचना आप लोग। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें कॉमन लोगे 480, तो ये हो जाएगा आपका 1/x - 1/x - 8 इज इक्वल टू -3। तो अब 480 उधर ले जाइए। तो अब यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं आप। ये एलसीएम हो जाएगा x - 8 और ये हो जाएगा x - 8 माइनस x इज इक्वल टू -3/480। ये कैंसिल हो गया, ये बचा -8 इंटू कर दीजिए x² - 8x इज इक्वल टू, ये कट क्या आ गया 160, 1 - 1/160, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 8x इज इक्वल टू, इसका इसमें इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, और x² - 8x - 1280 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के बाद आपको x की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, स्पीड ऑफ द ट्रेन होगा।